सा हुआ है। जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने पड़ोसी मुल्क को फिर से हिंसा की आग में झोंक दिया है। बीती रात प्रदर्शनकारियों ने ढाका के शाहबाग चौक को पूरी तरह जाम कर दिया। मीडिया हाउस, द डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिसों में आगजनी की। कट्टरपंथियों के उपद्रव के सामने पुलिस और सेना बेबस नजर आई। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शेख मुजीबुर रहमान के घर पर भी फूटा। भीड़ ने घर में तोड़फोड़ की। हिंसा की तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा है। उग्र प्रदर्शनों के बीच ढाका की सड़कों पर भारत विरोधी नारे लगाए गए। भारत के खिलाफ जहर उगला गया, जबकि उस्मान हादी की हत्या से भारत का कोई लेना देना नहीं है। कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। 12 दिसंबर को उस्मान हादी को बदमाशों ने उस वक्त गोली मारी जब वो रिक्शे से जा रहा था। गुरुवार को सिंगापुर से उसकी मौत की खबर आई तो लोग आक्रोशित हो गए और कट्टरपंथी सक्रिय हो गए। विरोध प्रदर्शनों की आड़ में कट्टरपंथी अपनी भारत विरोधी साजिशों को अंजाम देने में जुटे हैं। गुरुवार की रात भालुका में एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसकी तस्वीरें और वीडियो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है, जो एक गारमेंट की फैक्ट्री में कर्मचारी था और डुबालिया पाड़ा इलाके में किराए पर रहता था। गुरुवार रात करीब 9 बजे कुछ लोगों ने युवक पर ईश निंदा का आरोप लगाया और हमला कर दिया। न कोई जांच, न कोई पड़ताल। वहशी भीड़ ने युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया और फिर शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। हिंदू युवक के साथ मॉब लिंचिंग को लेकर भारत में आक्रोश है। हर तरफ एक ही सवाल है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होगी। जिस प्रकार से वहाँ पे घटनाएं घटी, जिस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया, जिस प्रकार एक जो सत्ताधारी दल थे उनके नेताओं को, उनको कार्यकर्ताओं की जघन्य हत्याएं भी हुई, अल्पसंख्यक समाज के साथ बांग्लादेश में जिस प्रकार अत्याचार हुआ, उसके लिए पूरा देश चिंतित है और यह होनी भी चाहिए। कौन सा बांग्लादेश जिसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की सेनाओं ने 14 दिन के अंदर दुनिया का जोग्राफिया बदल के बांग्लादेश बनाया था, जो हमारा पैदा किया हुआ हमारा एक परिवार का हिस्सा था। मोदी सरकार की गलत विदेश नीति के कारण आज वो हमसे अलग होकर वहां हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। हाई कमिश्नर का ऑफिस चारों तरफ से घेर लिया गया, बैरिकेड लगा के रोका गया। जब हाई कमिश्नर का ऑफिस ही सुरक्षित नहीं है तो वहां हमारे हिंदू कैसे सुरक्षित हो। मोदी सरकार हिंदुओं की और मंदिरों की रक्षा करने में पूरी तरह असफल साबित हुई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है, या यूं कहें कि पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है और भारत के खिलाफ जहर उगल रही है, जिसका नतीजा है कि बांग्लादेश में हालात पाकिस्तान जैसे हो चुके हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होना है। उससे पहले वहां भड़की हिंसा कई तरह के सवाल खड़े करती है। कट्टरपंथी लोगों में भारत विरोधी आग को हवा दे रहे हैं, जो भारत सरकार के लिए गहरी चिंता का विषय है। संसदीय समिति ने बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर रिपोर्ट संसद में पेश की है, जिसके मुताबिक अगस्त 2024 से अब तक 23 हिंदुओं की हत्या हुई है। हिंदू मंदिरों पर हमले की 152 घटनाएं सामने आई हैं। इन हमलों में आगजनी और जानलेवा हिंसा भी शामिल है। हिंदू आबादी इस कदर डरी हुई है कि अपनी आस्था को छिपाने के लिए मजबूर है। यूनिट सरकार ने खुद अल्पसंख्यकों पर हमले की 1254 घटनाओं की बात कबूल की है और दावा किया है कि 88 मामले में 77 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन सवाल यह है कि अंतरिम सरकार भारत विरोधी साजिशों, हिंदुओं पर हमले पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है? क्या बांग्लादेश में सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है? क्या आसिम मुनीर और ISI के इशारे पर कट्टरपंथी बांग्लादेश में भारत विरोधी जहर घोल रहे हैं? Well, there seems to be some escalation, and that is, I would say, can be attributed to the fact that elections have been announced and will be held probably in February. Those elements that have always taken advantage of a minority anti-India sentiment in the country are trying to unleash those forces
to promote their own interests. So from that perspective, I think it was appropriate that the government, the Ministry of External Affairs, called in the Bangladesh High Commissioner, and has certainly made clear to him from what we could see that those activities that we are seeing on the ground, which are against our consulates, which could put both the lives of our diplomats and our property in some risk, and those of minority communities in Bangladesh have to be respected, and that these should not be tolerated in the interests of friendly relations between states. बांग्लादेश में भारत विरोधी साजिशों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क में भड़की हालिया हिंसा की वजह क्या है। दरअसल बीते 12 दिसंबर को ढाका में शरीफ उस्मान हादी नाम के छात्र नेता को गोली मार दी गई। चुनावी सरगर्मी के बीच बाइक सवार बदमाशों ने उसे निशाना बनाया। इंकलाब मंच का प्रवक्ता उस्मान हादी जुलाई विद्रोह का प्रमुख चेहरा था। गंभीर रूप से घायल हादी को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन गुरुवार को उसकी मौत हो गई। हादी की मौत की खबर जैसे ही ढाका पहुंची, कट्टरपंथी उग्र हो गए और सोशल मीडिया पर भारत विरोधी माहौल बनाकर हिंसा की आग को भड़का दिया। ढाका समेत कई शहरों में भीड़ ने उग्र प्रदर्शन जारी कर रखा है। एक बार फिर अवामी लीग के नेताओं को टारगेट किया गया है। बांग्लादेश जिस तरह से हिंसा की आग में झुलस रहा है और हिंदू अल्पसंख्यक निशाने पर हैं, उसको लेकर भारत के सामने बड़ा राजनयिक संकट खड़ा हो गया है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की है। Look, I'm very disappointed by this news coming from Bangladesh. As you know, the Foreign Affairs Committee of Parliament just issued a report in which we urge the government to engage constructively with the government of Bangladesh and try to move relations to a stable level. This is a relationship we have a great stake in. After all, we were instrumental in the freedom of Bangladesh in 1971, and after all these years, we cannot suddenly abandon the people of Bangladesh. But at the same time, the kind of hostility that is being drummed up against Indians, against people who are deemed to be on the Indian side, as it were, in their community, all of this is very, very worrying. And certainly, we had just in our report, the committee had recommended that we normalize the issuance of visas. And now because of this violence, they've had to shut down 2 of the visa centers, which is a disappointment because Bangladeshis who want to come to India, they are the ones who've been complaining that they're not getting visas as easily as before. And now these situations are making it difficult for our government to help them. कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में जारी हिंसा की वजह से भारत के सामने 5 बड़े संकट खड़े हुए हैं, जिनसे निपटना चुनौती है। पहला, अवामी लीग की सत्ता खत्म होने के बाद अल्पसंख्यकों का अस्तित्व बचाना चुनौती है। बांग्लादेश में 18 मई 2025 से अब तक अल्पसंख्यकों पर 2446 हमले हुए हैं। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी को फिर से रजिस्ट्रेशन मिल गया है और शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव में प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे लोकतंत्र पर संकट है। बांग्लादेश चीन के रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल हो सकता है। चीन ने $370 मिलियन खर्च करके बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का विस्तार किया है, यानी भारत विरोध एक्टिव है। चौथा, 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। ऐसे में कट्टरपंथियों को भारत के खिलाफ माहौल बनाने में मदद मिल रही है। और पांचवा, बांग्लादेश में आईएसआई और कट्टरपंथियों का एक्टिव होना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर संकट है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होना है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान समर्थक कट्टरवादियों का मकसद चुनाव टालना है? क्या मौजूदा हिंसा के पीछे अंतरिम सरकार में शामिल लोगों की साजिश है? कौन नहीं चाहता कि बांग्लादेश में शांतिपूर्ण चुनाव हो और लोकतंत्र की स्थापना हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव से पहले भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए हिंसा भड़काई गई है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जाने माने राजनयिक अनिल त्रिगुनायत जी हैं और मेरे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी हैं। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, मुझे ये आप बताइए कि जो कुछ हुआ है, क्या भारत विरोधी रुख के कारण ये हिंसा ज़्यादा भड़की है क्योंकि वहाँ पर लोगों को फ्यूल किया जा रहा है और ख़ासकर पाकिस्तान की तरफ से?
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यूनुस सरकार जब से आई है तब से उसने भारत विरोधी सारी गतिविधियां की हैं, उस तरह के स्टेटमेंट्स किए हैं। और पाकिस्तान जिन्होंने वहां पर इतना रेप और कार्नेज किया था 1971 और उससे पहले, उसको भूलकर दोबारा से उन्हीं के पास जाने की कोशिश की है। अब आप देखिए, वहां की आईएसआई के, वहां के मिलिट्री के, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स के, डायरेक्ट शिपिंग के, ये सारे रास्ते बहुत ज्यादा खुल गए हैं और बड़ा फ्रिक्वेंटली मिल रहे हैं वहां पर। जमात इस्लामी जो पार्टी है, जो बैन होती थी, उसको उन्होंने पूरी खुली छूट दे दी गई है आजकल। तो हम ये देख रहे हैं कि जहां पर भी उनको मौका मिलता है किसी भी तरह डिस्ट्रैक्शन करना है, तो उसका एक ही कारण है, और वो कारण डिस्ट्रैक्शन ये होगा कि भारत विरोधी बातें करो। तो हर बार वो जो किसी भी चीज में भारत के ऊपर वो आरोप लगाने से नहीं चूकते हैं। ये सरकार बजाय इस बात के कि कुछ डिलीवरी मैकेनिज्म बनाए ताकि लोगों को कुछ राहत हो वहां पर, वो जानती है कि जब कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो एक ही चीज है जिसको वो बढ़ावा दे सकते हैं। और उसमें पाकिस्तान वाले उनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी कभी ये नहीं चाहता था कि बांग्लादेश एक सक्सेसफुल मुल्क हो। आपको पता है कि पिछले, जब से 71 के बाद से किस तरह बांग्लादेश की तरक्की हुई, उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। और भारत ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से निकल करके डेवलपिंग कंट्री स्टेटस तक निकलने वाला था 26 तक, लेकिन वो प्रोग्रेस उनकी इस तरह खत्म हो गई है वहां पर। तो ये पाकिस्तान जिसकी हालत बिल्कुल चरमराई हुई है आज, उसको तो एक अच्छा मौका मिल गया कि अपना सबक सिखाने का। और ये बात ये बांग्लादेश की करंट सरकार समझ नहीं पा रही है। वो सिर्फ मैं कहूंगा अंधानुकरण कर रही है, अपने ब्लाइंडेड हो गई है उस बात से कि भारत विरोधी गतिविधियां करे। तो हमारा तो मानना सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से वहां पर इलेक्शन हो, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो, और ताकि ये बांग्लादेश जो एक अच्छी डेमोक्रेसी के रूप में उभरा था चलता रहे। वहां के लोगों के लिए भारत ने हमेशा से मदद करने की कोशिश करी है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसके जरिए सबसे ज्यादा असिस्टेंस हमने बांग्लादेश को प्रोवाइड किया है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जो ये असिस्टेंस आता है वो किसी सरकार के लिए, किसी लीडर के लिए नहीं है, वो वहां के लोगों के लिए है, और वो दिखता है जमीन के ऊपर में। तो अगर भारत विरोधी गतिविधियां इस तरह बढ़ाई जाए, और बॉम्ब मेंटेलिटी जो है उसमें ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा असर करती हैं, जैसा आप जानते हैं। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि भारत विरोधी गतिविधियां वहां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, जो एक वाकई में एक सिक्योरिटी का बड़ा संकट है। जनरल कटोच साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ जमाते इस्लामी को छूट दे दी गई है और दूसरी तरफ अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। क्या ऐसे में कोई स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना बांग्लादेश में हो सकती है? अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ, धन्यवाद जी। देखिए, जो भी इस समय पर बांग्लादेश में हो रहा है, मैं समझता हूँ इसे बहुत दुख की बात है। ये एक तो बांग्लादेश के लोगों के लिए और दूसरा भारत के लिए भी। ये हमारे सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन आप बांग्लादेश की तरफ से सोचिए कि वो क्यों कर रहे हैं ये। बांग्लादेश में अगर वो डेमोक्रेसी के रास्ते पे जाएंगे और अगर इलेक्शन होते हैं, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, ये जो इसकी इस्लामी पार्टी है, जमात इस्लामी, ये जीतने वाली नहीं है। एक तो ये है। दूसरा, मोहम्मद यूनुस की भी जीत नहीं होगी, जिसको भी वो खड़ा करेंगे उनकी जीत नहीं होगी। तो ये इनको अभी डर पैदा हुआ है कि फरवरी में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अनाउंस कर दिए गए हैं, और उनके पास कोई ये चारा नहीं है ये इलेक्शन जीतने का। तो अभी वो चाहते हैं कि ये इलेक्शन किसी ना किसी तरह से रद्द किए जाए या पोस्टपोन किए जाए। और मुझे पहले से ही लग रहा था कि इस प्रकार की हरकतें अभी शुरू होने वाली हैं। मैंने समझा जनवरी में होंगी, यह अभी बस दिसंबर के खात्मे पर ही शुरू हो गई है। और उसके बाद आप 15 जनवरी तक देखिए, मोहम्मद यूनुस अनाउंस करेंगे क्योंकि हमारा सिक्योरिटी का माहौल बिगड़ चुका है, हम ये इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं। ये तो एक है। दूसरा, यहां पर बिल्कुल एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल ठीक बताया, ये पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है, और जो उनकी जमात की ताकत है वो उसको इधर इधर दिखाना चाहते हैं। देखिए, टारगेट इन्होंने किसको बनाया है? एक तो टारगेट बनाया है जो उनका मीडिया है। मीडिया को टारगेट इसलिए बनाया है क्योंकि अभी जो उनके मेजर न्यूज़पेपर्स हैं वो टारगेट बन चुके हैं। बाकियों की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कुछ भी जमात के खिलाफ लिखने की या यूनुस के खिलाफ लिखने की। तो मीडिया को तो उन्होंने एकदम बंद कर दिया है। दूसरा, जो भी अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, और अभी तक भी 30 या 35% बांग्लादेशी जो हैं,
वो अवामी लीग को सपोर्ट करते हैं, उसको बैन करके वो जो लोग हैं उनको वोट देने का भी हक नहीं है, और जिसको भी अगर वोट देना चाहते हैं वहां पर भी वो ये कोशिश करेंगे उनको रोकने की। और तीसरा, जो उनके माइनॉरिटीज हैं, जो भी हिंदूज हैं, खास करके जो हिंदूज हैं, वो हमेशा टारगेट हो जाते हैं। वो शेख हसीना के टाइम पे भी टारगेट होते थे। ये चीज सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था। शेख हसीना के जाने के बाद उनको तो खुली छूट मिल गई। और चौथा, जब भी इनका कोई प्रॉब्लम होता है, आप देखिए, क्योंकि बांग्लादेश को पूरी तरफ से इंडिया के भारत के साथ ही बॉर्डर लगते हैं, वो किसी और को दोषी नहीं मान सकते हैं। तो खुद की अपनी गलती मानेंगे नहीं, तो वो सिर्फ ये कहेंगे हमारा प्रॉब्लम जो है ये हमने क्रिएट नहीं किया है, हमारी कोई गलती नहीं है, ये भारत ने किया है। भारत एक बड़ा कन्वीनियंट स्केपगोट बन जाता है, और ये मुझे लगता है इस प्रकार की कार्रवाई इनसे चलती रहेगी। मुझे दुख की बात ये होती है, एम्बेसडर साहब ने भी इसका थोड़ा जिक्र किया, लेकिन मैं इसका एक दूसरे रुख से देखता हूं। 1971 में की जब बात करते हो तो हम सब ने समझा 16 दिसंबर को, जब थोड़े दिन पहले 16 दिसंबर था और यहां पर बांग्लादेश की एम्बेसी में भी, हाई कमीशन में भी वो दिन विक्ट्री का दिन मनाया गया। देखिए, वो जो विक्ट्री हुई थी उस टाइम जनरल नियाजी की हार हुई। अभी हमको लगता है जिस प्रकार से भी विद्या इधर हो रही है बांग्लादेश में, नियाजी अपने ग्रेव से हंस रहा होगा, बोलते तुम लोग समझते हो हमारी हार हुई, हमारी जीत है। हम इस देश को इस्लामी देश बनाना चाहते हैं, और देखिए बांग्लादेश को हमने इस्लामी देश बना दिया है। उनकी आप देखिए इसी प्रकार से चलते रहेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी उर्दू उनकी लैंग्वेज होगी, बांग्लादेशी बोलना बंद हो जाएगा। जो उनका संस्कृति है, जो उनकी सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, ये सब खत्म हो जाएगी, और ये इस्लामिक रूल बांग्लादेश में आने वाला है। ये खतरा हम नहीं, भारत कुछ नहीं कर सकता है, ये बांग्लादेश के लोगों को ही करना है। ये उनकी लड़ाई है, और अगर वो ये लड़ाई हार गए तो फिर कमजोरी उनकी है। भारत मदद कर सकता है बांग्लादेश के लोगों की, लेकिन ये लड़ाई उनकी है और ये इनको खुद ही लड़ना पड़ेगा। ठीक है, बांग्लादेश के लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई इंसान अपने ही पांव काटने पर आमादा हो जाए तो कोई उसका क्या कर सकता है। और ये बात बांग्लादेश के आम लोगों के ऊपर साफ साफ लागू होती है, और कम से कम आम लोगों पर नहीं तो उन कट्टरपंथियों पर लागू होती है जो इस वक्त इस हिंसा को भड़का रहे हैं।